हमारे साथ हेमेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र, जो बड़ी तस्वीर है, शिवराज सिंह चौहान हर जगह लाडली योजना, अब मैं लखपति बनाना चाहता हूं, बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन क्या सिलेंडर की कीमतें उनके लिए एक परेशानी का सबब है? यहाँ पर गिनती हो रही है कि अगर 1,31,00,000 महिलाओं को 1250 उनके अकाउंट में मिला है तो वो बड़ी बात है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रद्युमन सिंह तोमर के इलाके से हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से बताइए क्या समीकरण, क्या तस्वीर वहां बन रही है? हिमांशु। देखिए, बिल्कुल मैं जिस जगह हूं अंजना, वो है ग्वालियर, और ग्वालियर की जो है पूर्व सीट है, पूर्व ग्वालियर की सीट है। माया सिंह यहां से जो है वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की। माया सिंह 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और राजघराने परिवार से आती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी लगती हैं। और इस बार देखिए कि बुआ उनकी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, यशोधरा राजे, माया सिंह चुनाव लड़ रही है। 2018 में माया सिंह का टिकट काट दिया गया था, जबकि वो तब तत्कालीन मंत्री थी। लेकिन एक चीज को देखना होगा कि ग्वालियर रीजन की ही वजह से, संभाग की ही वजह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जब विधायक गए, 22 से ज्यादा विधायक जब गए, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। क्या इस बार वो कांग्रेस दोहरा पाएगी जो 2018 में हुआ था? क्योंकि 34 में से 27 सीटें जो है भारतीय कांग्रेस यहां जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को जो है 6 ही सीटों पर जो है वो विजयश्री मिली थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के से तमाम बड़े बड़े उम्मीदवार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर खुद कृषि मंत्री हैं, वो डिमनी सीट से यहां पर अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और उनके लिए भी मुकाबला जो है वो बड़ा कड़ा मुकाबला उनके लिए देखने को मिल रहा है। तो देखना यह होगा कि ग्वालियर रीजन में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, वो इस बार क्या उस हार के अंतर को कम कर पाएगी? क्योंकि 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 114 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, 7 सीटों का अंतर था। और भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर रीजन में पिछड़ी थी, जिसकी वजह से सरकार नहीं बनी थी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद संभावनाएं और ज्यादा बन जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें ज्यादा दिख रही है यहां से कि ग्वालियर से ज्यादा सीटें जो है वो जीते, क्योंकि एक ऐसा ये संभाग है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये वीक पॉइंट है। और इसीलिए आप देखेंगे पिछली बार चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या अन्य यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार जीते थे वो बहुत कम मार्जिन से जीते थे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे माया सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनको 2018 में जिनका टिकट काटा गया था, जो राजघराने परिवार से आती हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर लगभग सभी सीटों पर प्रचार किया है और उनको ये उम्मीद भी है भारतीय जनता पार्टी को कि यहां लगभग जो है 20 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ग्वालियर संभाग का भी होगा। और हिमांशु, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा अपने दर्शकों को देना चाह रही थी। जीत के मार्जिन की जब बात हो रही है तो आप सोचिए, यहीं पर जो पिछली बार ग्वालियर ग्रामीण का इलाका है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान प्रचार के लिए पहुंचे थे। नारायण कुशवाहा 121 वोट से वहां पर हारे थे और युवा नेता है प्रवीण पाठक कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने उनको 121 वोट से वहां पर हरा दिया था। और उसके बाद से माया सिंह का प्रचार करने रात के 10 बजे शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जनता के बीच में वो चले गए, माया सिंह भी वहां पर मौजूद थी। ये जो समीकरण बन रहे हैं बहुत दिलचस्प है और इस बार कम से कम जो लो मार्जिन जिससे हारी थी बीजेपी पिछली बार, उस पर शिवराज सिंह चौहान ने फोकस करने की कोशिश की है। चित्रा हमारी सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ है और जितेंद्र बहादुर है। चित्रा, ग्वालियर के पूरे समीकरण को हम देखें तो सिंधिया साहब के लिए अगर 34 सीटों का ये बहुत बड़ा एग्जाम है, आउट ऑफ 34 वो कितना लाते हैं इस पूरे चंबल ग्वालियर इलाके में, उस पर नजर रहेगी। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ पर भी जितेंद्र बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ग्वालियर का भी हाल उनसे भी आप कर सकती हैं सवाल। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ 2 मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनसे मैं सवाल जवाब लूंगी, लेकिन बेहद दिलचस्प है ग्वालियर चंबल इलाके का, क्योंकि 34 में से 26 पर कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, 7 पर जीती थी बीजेपी, 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। हमारे साथ सुरेश सम्राट जी और महेश शर्मा जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जो खास पेशकश इस वक्त ग्वालियर चंबल से हम लेकर आए हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आपके पास जाते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कितना बड़ा ये इम्तिहान है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि यहीं की मुरैना जिले की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनावी मैदान में और उनके बेटे के वीडियो ने कोहराम मचाया हुआ है खुद उनके लिए। किस तरह की मुश्किलें, सबसे बड़ा मुद्दा ग्वालियर चंबल इलाके के लिए, पास में करके सर बोले। ये आपका कहना सही है कि इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सारा केंद्र बिंदु ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। बिल्कुल। और ये भी सही है कि नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से उतारकर भाजपा ने ये भी सिद्ध किया है कि वो
कहीं ना कहीं संकट में है। इतनी बड़ी हस्ती को दिमनी जैसे क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ाना, ये ग्वालियर चंबल संभाग में एक नए तरह का संदेश गया है। ठीक है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि शायद भाजपा किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना पूरी दमखम से कर रही है। ठीक है, महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक आपकी टिप्पणी महेश शर्मा जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके का क्या है जिस पर जनता वोट करेगी? ग्वालियर और चंबल की राजनीति पिछले 6 या 7 दशक से महल के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार 5 दशक या 6 दशक के बाद पहला अवसर है जब कांग्रेस की राजनीति महल से बाहर होकर चल रही है। और ये सिंधिया के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें जो एक विरासत मिली थी, उस विरासत से बाहर जाकर अपना प्रभुत्व, अपना प्रियंका प्रभाव गांधी ने गद्दार करार दिया है, इसका कितना असर पड़ेगा, या फिर जो पलटवार किया है सिंधिया ने वो बाजी पलट देगा यहाँ का? देखिए, इस एरिया में सिंधिया परिवार को लेकर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, तो सिंधिया परिवार के ऊपर किया हुआ पलटवार मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कांग्रेस को उल्टा भी पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से खड़ी हो सकती हैं। दोनों मेहमानों के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 2002 में पहली बार उपचुनाव जीतकर यहां पर शानदार तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4.5 लाख वोटों के मार्जिन से जो रास्ता तय किया था, लेकिन 2019 में मोदी की लहर आने के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। 2020 में वो बीजेपी में जाते हैं और अब सबसे बड़ा इम्तिहान उनके जीवन का इस ग्वालियर चंबल इलाके से होने जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति भी अपने सिरे से आगे की ओर बढ़ रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस विधानसभा में आपकी मौजूदगी है, वहां के समीकरण क्या कहते हैं, आसपास का हाल क्या है, वोटिंग पैटर्न क्या बता रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे जितेंद्र आप? देखिए चित्रा, ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसको छत्तीसगढ़ में इस वक्त इसलिए माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो सुदूर ये पूरा इलाका है, लोरमी विधानसभा में इस वक्त बीजेपी ने जो एक अपनी तरफ से ट्रेंड शुरू किया कि बड़े बड़े नेताओं को इसमें उतारना। जो बिलासपुर के सांसद हैं अरुण साव, इसके साथ ही वो छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ की विधानसभा से उनको टिकट दिया गया है। यही वजह है कि ये पूरा यहाँ का जो समीकरण है वो अलग तरीके का है। त्रिकोणी मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसी, यानी कि जो जोगी कांग्रेस है उनके बीच में त्रिकोणी मुकाबला है। 2018 में जोगी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से बीजेपी ने अपने बड़े नेता बिल्कुल चित्रा, ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ के कैंडिडेट को उतारा गया है, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। यहाँ के अगर वोटिंग की बात करें तो यहाँ 45,000 के आसपास जो वोटर हैं वो साहू वोटर हैं। और यहाँ के बारे में, लोरमी के बारे में बोलते हैं चित्रा की साहू वोटर जिनकी तरफ जाते हैं, जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, उसी कैंडिडेट की जीत होती है। इस तरीके की कहावत यहाँ पर प्रचलित है। कैंडिडेट्स जो है वो पूरा अपना दमखम लगा रहे हैं। 2018 की अगर बात करें तो मार्जिन बहुत ज्यादा बीजेपी के कैंडिडेट में, और जो जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट जिन्होंने जीत हासिल की थी, 18% का मार्जिन था जीत का। इस बार उसको किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं वो इसको भरते हैं, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर पूरी तरीके से दमखम लगा रही है। और ये यहाँ पर जो प्रोफाइलिंग अलग-अलग नेताओं निकाली है सीधा उनको टारगेट करते हुए, तो नेहा बाथम महादेव ऐप पर पीएम, गृह मंत्री अमित शाह सब एक ही लाइन कहते हैं कि इन्होंने राम को तो नहीं स्वीकारा, महादेव को भी नहीं छोड़ा। और उस महादेव गेमिंग ऐप स्कैम को लेकर सबसे बड़ा प्रहार किया, जिसमें ईडी का एक्शन भी हुआ, सीधा पैसे के लेन देन का आरोप लगा। शुभम सोनी का वीडियो सामने आया, कई तरीके से घेरा गया। नेहा, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती रही और लगातार भूपेश बघेल अपना बचाव भी करते हुए दिखाई दिए कि कैसे वो अपने आप को इन तीरों से बचा सके, क्योंकि जितनी भी रैलियां हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की, लगभग 7 रैलियां प्रधानमंत्री ने यहाँ करी, उस हर रैली में जिक्र महादेव बेटिंग ऐप का किया गया। नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगी कितना बड़ा डेंट ये महादेव बेटिंग ऐप इस बार भूपेश बघेल के लिए या फिर कांग्रेस के लिए साबित होगा? बहुत अच्छे वक्त पे कांग्रेस पे फूटा है ये गुब्बारा, और इससे इनको मिलना और इनसे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस इलेक्शन पर महादेव ऐप का असर पड़ेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन 17 तारीख आज के बाद से लेकर 3 तारीख के बीच जो घटनाएं होंगी
ये देखने लायक होंगी। प्रदीप जी, आज जिन 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें पिछली बार 51 सीटें कांग्रेस के नाम हुई थी। इस बार भी क्या उससे बढ़कर सीटें इस चरण में देख रही है कांग्रेस, या फिर कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा इस महादेव बेटिंग ऐप का, या फिर कुछ अन्य फैक्टर्स जिनको लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने निशाना साधा? अमित शाह ने अपनी रैलियों में जिक्र किया कि कैसे ओबीसी को टारगेट करके बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, महादेव ऐप शराब घोटाला 2000 करोड़ का, पीएससी घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला हुआ, मैंने जो बच्चे पास नहीं थे वो हो भी गए, वो सब सरकारी अफसरों के बेटे थे, और ये सब में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसा संभवतः कहीं हुआ नहीं। उसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, उनके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इतने वोट प्राप्त कर सकें कि वो दोबारा सरकार में आए। यद्यपि ये बात ठीक है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज यहाँ सदैव स्थिर रहा है। वो कभी कम, जब वो हारी भी है तो भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज इतना कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी सीटें कम आई थी। ये सारे घोटाले मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल को बहुत इत्मीनान से रहने देंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात भी आप बीच में पूछ रहे थे कि अगर वहाँ पाटन वाली सीट पर जहाँ जोगी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ 2018 में भी उनकी ही पार्टी से एक अनजानी सी स्त्री चुनाव लड़ी थी जिसने 17,000 वोट हासिल किया था। यदि इस बार वे स्वयं चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं और उनका वोट परसेंटेज अगर 30,000 के ऊपर जाता है तो संभवतः भूपेश बघेल की सीट भी संकट में पड़ सकती है। यह ठीक है कि मुख्यमंत्री अमूमन चुनाव नहीं हारते, लेकिन सेफोलॉजी ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि मुख्यमंत्रियों ने कभी चुनाव नहीं हारा। लेकिन 2013, 2018, 2023 में एंटी इनकम्बेंसी कुछ ना कुछ भूपेश बघेल पर भारी पड़ सकती है, या फिर जो उन्होंने काम किए हैं, मैनिफेस्टो में जिस तरह की बातें लिखी हैं, महिलाओं के लिए खासतौर पर जिन योजनाओं का ऐलान किया है, वो इनके लिए एक अपर एज साबित होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी महतारी वंदन योजना है, जो वो प्रत्येक महिलाओं तक पहुंच रही है। इसके अलावा भी एक जहां बिटिया जन्म लेगी ओबीसी और ट्राइबल वाले परिवारों में, वहां उन लोगों को 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ऐसी कोई योजना उनके पास नहीं है जो काउंटर काम कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण मसला यहाँ धर्मांतरण का भी बहुत ज्यादा है, जिसकी शुरुआत वेरी एलिवन ने अपनी मारिया मुरिया और घोटुल किताब की प्रस्तावना में की थी कि मुझे लंदन के चर्च ने भेजा।